प्यारे बच्चों, ये पाठ यूनिट 6 का है। इसमें 2 अध्याय सम्मिलित हैं। अध्याय 9 इसमें किरण प्रकाश की है और अध्याय 10 तरंग प्रकाश की है। अभी हम अध्याय 10 तरंग प्रकाश की का प्रश्न हल करने जा रहे हैं। आज 2 दिन बाद हम किरण प्रकाश की का अपने YouTube चैनल में लोड करेंगे। इसमें निर्धारित अंक है 14 नंबर का है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 7 नंबर का। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का है, जिसमें 2 नंबर का आएगा। और लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर का है, जिसमें 1 अंक का आएगा। अब हम अध्याय 10 में चल रहे हैं तरंग प्रकाश की। पहला प्रश्न है, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को ... कहते हैं। तो इसका उत्तर है विवर्तन। ठीक। दूसरा प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने कारण की घटना है। यह व्यतिकरण का उदाहरण भी है। तीसरा प्रश्न है, तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते बिंदुओं के बिंदु पथ को ... कहते हैं। तो इसका उत्तर है तरंगाग्र। चौथा है, बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र होता है। तो गोली होता है। और यहाँ पे ये तरंगाग्र होगा। यहाँ पे मिस्टेक बस तरंगाग्र लिखा गया है, तो आप लोग तरंगाग्र लिखेंगे। यहाँ जो तरंगाग्र लिखा हुआ है, बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र जो बिंदु के कारण होता है, जैसे टार्च। ये इन लोगों का तरंगाग्र कैसा होता है? गोलीय होता है। 5वां नंबर, तरंग स्रोत के प्रेक्षक से दूर जाने के कारण तरंग दैर्ध्य में वृद्धि को अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं अभिरक्त विस्थापन। ठीक है ना। इंग्लिश में आपको रेड शिफ्ट भी लिखेंगे तब वो सही है, अभिरक्त विस्थापन लिखेंगे तब भी सही है। 6वां प्रश्न है, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बढ़ने पर प्रकाशीय यंत्र की विभेदन क्षमता, यहाँ ... है। इस सूत्र से आरपी बाकी सब प्रोपोर्शनल में कर देंगे, अब बटे लैम्डा। अगर यहाँ तरंगदैर्ध्य बढ़ रहा है तो आरपी का मान क्या होगा? घटेगा। तो इसलिए क्या हो गया उसका उत्तर? कम। यहाँ विभेदन क्षमता का हम सूत्र लिख दिया है, आरपी बराबर 2 म्यू साइन बीटा बटे 1.22 लैम्डा। तो जब भी हम आरपी बराबर करेंगे तो प्रोपोर्शनल लगाएंगे तो 1 बटे लैम्डा हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ अब हम विकल्प में आ गए हैं। पहला प्रश्न है, तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती हैं। तो इसका उत्तर होगा ऊर्जा। व्यतिकरण होता है, अनुदैर्ध्य में भी होता है और अनुप्रस्थ में होता है, इसलिए दोनों में इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर हो जाएगा दोनों में। अच्छे विभेदन के लिए किसी दूरदर्शी में होना चाहिए, तो इसका उत्तर है अधिक व्यास का अभिदृश्यक। ध्रुवण होता है, ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंग में होता है। फ्रेनेल दूरी है
इसका उत्तर है द नंबर ए स्क्वायर बटे लेमडा। अब यहाँ वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, किसी प्रकाशीय यंत्र की विभेदन क्षमता का सूत्र लिखिए। तो विभेदन क्षमता का सूत्र आरपी बराबर 2 म्यू साइन बीटा बटे 1.22 लेमडा होता है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में व्यतिकरण चित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले हम यहाँ पे सूत्र लिख लेंगे, बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। यहाँ पे देखिए, यदि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो बीटा प्रोपोर्शनल 1/d कर दीजिए, यानी यहाँ बीटा अब बाकी से छिपा दीजिए और 1/d कर दीजिए। तो यहाँ से बीटा क्या है? फ्रिंज की चौड़ाई है, और दूरी बढ़ा देंगे तो यहाँ व्युत्क्रमणपाती है, इसलिए क्या हो जाएगा? फ्रिंज की चौड़ाई कम होती है। दूसरा, स्रोत को स्लिटों की ओर सरकाया जाए तो इसमें क्या होता है? फ्रिंज कम तीव्रता का प्राप्त होगा। तीसरा, पर्दे को स्लिटों से दूर हटाया जाए तो इसमें डी दूरी को दर्शाता है और बीटा चौड़ाई को, तो दोनों क्या है? प्रोपोर्शनल में है, तो इसमें फ्रिंज की चौड़ाई का मान अधिक होगा। यदि डी का मान बढ़ेगा तो बीटा का मान भी बढ़ेगा। दोनों स्लिटों की चौड़ाई बढ़ाई जाए तो इसमें क्या होगा? उत्तर बी प्रयास होगा, यानी तीव्रता बढ़ती है तो आयाम बढ़ेगा, यानी इसका उत्तर होगा बी प्रयास। 5वां नंबर है कि एक वर्डी स्रोत को दूसरे कम तरंगदैर्ध्य वाली एक वर्डी स्रोत से प्रतिस्थापित किया जाए तो इसका उत्तर है चमकीला प्राप्त होगा। 6वां नंबर है, एक वर्डी स्रोत को श्वेत प्रकाश स्रोत से प्रतिस्थापित किया जाए तो इसका उत्तर होगा लाल रंग की फ्रिंज चौड़ाई सबसे अधिक होगी। अब हम आ जाते हैं अति लघु त्रिप्रश्न, जो 2-2 नंबर का है। तो यहाँ व्यतिकरण क्या होता है, इसका एक उदाहरण दीजिए। दूसरा है, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तों को लिखिए। तीसरा है, हाइगन के तरंग सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहित लिखिए। चौथा है, प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। 5वां है, कला संबंध स्रोतों से क्या तात्पर्य है। 6वां है, कम ऊंचाई पर उड़ने वाला वायुयान ऊपर से गुजरता है तो हम कभी कभी टेलीविज़न के पर्दे पर चित्र को हिलता हुआ पाते हैं, क्यों? इन सब का उत्तर लिख करके दिया गया है। यहाँ आ जाते हैं। यहाँ देखिए, ये विभेदन क्षमता का सूत्र ये है। यंग के द्विस्लिट में प्रयोग में व्यतिकरण का चित्र बीटा बराबर लेमडा डी बटे डी, यानी दोनों स्लिटों के बीच की दूरी, इसको हम जवाब दे चुके हैं, ठीक है ना। बीटा प्रोपोर्शनल 1/d, तो फ्रिंज, यहाँ फ्रिंज हो गया, फ्रिंज की चौड़ाई कम होती है। स्रोतों को स्लिटों की ओर सरकाया जाए तब फ्रिंज कम तीव्रता का प्राप्त होता है। पर्दे को स्लिटों से दूर हटाया जाए तो इसमें उत्तर होता है फिल्म चौड़ाई का मान अधिक होता है। दोनों स्लिटों की चौड़ाई बढ़ाई जाए तो इसका उत्तर होता है विपर्यास। एक वर्डी स्रोतों को दूसरे कम तरंगदैर्ध्य वाले एक वर्डी स्रोत पर प्रतिस्थापित किया जाए तो क्या उत्तर होगा? चमकीला। एक वर्डी स्रोत को श्वेत प्रकाश स्रोत से प्रतिस्थापित किया जाए तो इसका उत्तर है लाल रंग की फ्रेम चौड़ाई सबसे अधिक होगी। उदाहरण है, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, दोनों तरंगों का आवृत्तियाँ समान होनी चाहिए। दोनों तरंगों का आयाम लगभग समान होना चाहिए। दोनों तरंगों को एक ही दिशा में चलना चाहिए। इसमें 2 नंबर का है तो शॉर्टकट में ही लिखना है। दोनों तरंग एक वर्णी होना चाहिए। दोनों प्रकाश तरंगे एक ही स्रोत से उत्पन्न होना चाहिए। ये जो है प्रश्न पूर्ण आंतरिक
ये जो है प्रश्न आपका अति लघुत्तरी प्रश्न है, व्यतिकरण क्या होता है इसका एक उदाहरण दीजिए। दूसरा प्रश्न है व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो ये शर्त लिखा गया है। यह तरंगों की सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग के समान गति करता है। यह तीसरा हाइगन के तरंग सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहित लिखिए। तो इसका उत्तर है यह तरंग द्रव्यमानहीन होता है। इन तरंगों को चलने के लिए काल्पनिक ईथर कल्पना की गई। चौथा है प्रश्न प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। इसका उत्तर है कि जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। तो किसी क्षण माध्यम के किसी क्षण उसका परिणामी विस्थापन प्रत्येक ये है, ठीक है ना। माध्यम में किसी क्षण परिणामी विस्थापन प्रत्येक तरंग के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इसका चित्र हम बना लेंगे। तरंगे किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो प्रत्येक तरंगों का परिणामी विस्थापन y होता है। ये चित्र बना लेंगे। थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे। यहाँ पे प्रश्न था हाइगन के तरंग सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहित लिखिए। तो इस सिद्धांत के अभिग्रहित निम्न है। तो पहला नंबर है प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है, और दूसरा नंबर है प्रारंभ में तरंगों को अंधधर माना गया, बाद में इसे अनुप्रस्थ माना गया। अब हम आगे वाला नंबर चलेंगे। पांचवा नंबर, कला संबंध स्रोत से क्या तात्पर्य है? वे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाले प्रकाश की आवृत्तियां समान हो तथा इन प्रकाश तरंगों में कलांतर शून्य हो अथवा समय के साथ न बदलता हो, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। इसका उदाहरण आप ये दे सकते हैं कि एक मोमबत्ती या एक बल्ब जलता है तो उसको हम दो स्लिट से गुजारते हैं तो उन लोगों की आवृत्तियां समान होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है छठवां नंबर, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुयान ऊपर से गुजरता है तो हम कभी कभी टेलीविज़न के पर्दे पर चित्र को हिलता हुआ पाते हैं। इसका उत्तर है कम ऊंचाई पर उड़ने वाला वायुयान ऊपर से गुजरता है तो हम कभी कभी टेलीविज़न के पर्दे पर चित्र को हिलता हुआ पाते हैं, क्योंकि कम ऊंचाई पर उड़ने वाला वायुयान ऊपर से गुजरता है तो हम कभी कभी टेलीविज़न के पर्दे पर चित्र हिलता हुआ पाते हैं, क्योंकि नीचे उड़ता हुआ वायुयान टीवी सिग्नल को परावर्तित कर देता है और सीधे आने वाले सिग्नल और परावर्तित सिग्नल में व्यतिकरण हो जाता है। अब लघु उत्तरी प्रश्न आ गया कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हैं तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रता के अनुपात में जांच कीजिए। इसका उत्तर 1/3 A1/A2। यहाँ से स्टार्ट है कि दिया है I1/I2 बराबर 1/9 और सूत्र I1/I2 इसको हम A1² मान लेते हैं। 1/3 इसका वर्गमूल हम ले लिए A1/A2 का, तो 1 1 1
और A2 की जब वर्ग हटाए तो 3 3 9 यानी 3 आ गया। तो A2 बराबर ये 3A1 इसका हम 3 गुणा कर दिए। आई मार्ग वटे आई मीन बराबर A1 धन A2 का होल स्क्वायर वटे A1 A2 का होल स्क्वायर। आई मार्क्स A1 तो वही है, A2 का मान ये आया है आपका 3A1, तो हम 3A1 कर दिए या होल स्क्वायर कर दिए। इसमें भी A1 वही है रेड, A2 का मान क्या कर दिया 3A1 का स्क्वायर। आई मार्क्स बटे आई मीन इसको जैसे वैसे हम उतार दिए बराबर 3A1 धन A1 क्या हो जाएगा 4A1 बटे जब A1 में हम 3A1 को घटाएंगे 2A1 का होल स्क्वायर आया। ठीक, अब यहाँ देखिए जब हम 4 का वर्ग किए तो 4 जब 16 हो गया A1 स्क्वायर। और रीडेड का जब हम वर्ग किए तो धन आएगा 2 दूना 4 हो गया, और A1 का स्क्वायर तो A1 स्क्वायर 4A1 स्क्वायर। इसको जब हम काटेंगे तो 4 चौक 16, A1 स्क्वायर कट गया 4/1, इसका उत्तर कितना होगा 4/1। अगला प्रश्न है व्यतिक्रम और विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यतिकरण और विवर्तन। तो व्यतिकरण में देखिए 2 स्लिटों की यहाँ पे स्लिट होना चाहिए, झिर्री, यहाँ अशुद्ध लिखाया है स्लिट, ठीक है ना, का होना आवश्यक है। इसमें एक स्लिट, इसमें भी गलत लिखाया गया है, इसमें स्लिट सुधार लेंगे आप लोग, झिर्री जिसको कहेंगे, इसमें एक स्लिट का होना आवश्यक है। दूसरा, व्यतिकरण फ्रिंजें प्रायः समान चौड़ाई की होती हैं, आय विवर्तन में लिख लेंगे विवर्तन फ्रिंजें समान चौड़ाई की नहीं होती हैं। तीसरा, व्यतिकरण में सभी अदीप्त होगा, अदीप्त फ्रिंजों पर तीव्रता एक समान होती है। अब विवर्तन में सभी अदीप्त फ्रिंजों पर तीव्रता शून्य होती है। न्यूनतम तीव्रता के बिंदु पूर्णतः काले होते हैं, अतः विपर्यास अच्छा होता है। अब विवर्तन में न्यूनतम तीव्रता के बिंदु पूर्णतः काले नहीं होते, अतः विपर्यास अच्छा नहीं होता। अगला प्रश्न है हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। तो इसके सिद्धांत निम्न है। पहला नंबर है कि जब किसी माध्यम में कोई भी क्षोभ उत्पन्न होता है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम का वह पृष्ठ जिस पर सभी कण स्थित होते हैं समान कला में होते हैं। यदि स्रोत परिमित दूरी पर है तो तरंगाग्र गोली होता है। यदि स्रोत यहाँ पे देखिए, यदि स्रोत परिमित दूरी पर है तो क्या होगा, गोली होगा। यदि स्रोत झिर्री के रूप में है, यहाँ स्लिट है, यहाँ गलत लिखा गया है, झिर्री है, तो तरंगाग्र क्या होगा, बेलनाकार होता है। यदि स्रोत अनंत पर है तो तरंगाग्र क्या होगा, समतल होगा। दूसरा नंबर, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण नवीन विक्षोभ उत्पन्न करते हैं जिसे हम द्वितीय तरंगिका कहते हैं। तीसरा नंबर, द्वितीय तरंगिकाएं माध्यम में मूल वेग के साथ आगे बढ़ती हैं। चौथा नंबर है हाइगन का द्वितीय तरंगिका सिद्धांत में कि किसी भी क्षण इन द्वितीय तरंगिकाओं पर खींचा गया स्पर्श रेखा नवीन तरंगाग्र की स्थिति प्रदर्शित करता है। ये आप चित्र बना लेंगे, ये समतल तरंगाग्र चित्र है, ये गोली तरंगाग्र चित्र है। पांचवा नंबर, यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई के लिए आवश्यक व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो माना कि किरण यह स्रोत तरंग से S1 और S2 स्लिट से गुजरती है जो पर्दा XY पर आपतित होती है। S1 S2 की दूरी हम D मान लेते हैं। OP0 बराबर P और PP0 बराबर Y। इसको हम ज्यामितीय विधि से सरल करेंगे। ये चित्र है आपका, इसमें ये P से P0 जो पर्दा पर है, Y विस्थापन है, और यहाँ से स्लिट से और पर्दे तक की दूरी कैपिटल D है, और S1 S2 के बीच की दूरी D है। तो इसको एक त्रिभुज देखिए ये मान लेते हैं, और एक त्रिभुज आपका
यहाँ से मान लिए हैं, ठीक है ना, 2 त्रिभुज बना लेंगे इसमें। तो ये पथांतर हो जाएगा, पथांतर कालांतर S2A ऋण PA, PA S1P के बराबर होता है, तो S2 P ऋण S1P। तो 2 त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, A S1 S2 और PO P0 समरूप हैं। तो ये S1 S2A बटे PP0 बराबर S1 S2 बटे P0। तो S2A इसका यहाँ गुणा कर देंगे, त्रिया PP0 गुणते S1 S2 बटे PO। यहाँ से हम पथांतर मान निकाल लेते हैं, y गुणते स्मॉल d बटे कैपिटल D, क्योंकि OP D के समतुल्य है। तो यान्वित दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर बराबर n लैम्डा। तो यहाँ लैम्डा का मान हम रख देंगे n लैम्डा। तो ये n लैम्डा बराबर yn और d स्मॉल d बटे कैपिटल D। यहाँ yn का हम मान निकाल लेंगे, yn बराबर यहाँ त्रिया गुणा कर देंगे n लैम्डा d बटे d। अगर n धन 1वीं दीप्त फ्रिंज के लिए है तो n1 धन 1, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे n धन 1 कर देंगे। तो n धन 1 लैम्डा d बटे स्मॉल d बराबर yn धन। अगर हम फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो बीटा बराबर yn धन 1 ऋण yn, इसमें हम घटा देंगे और जो कटेगा काट देंगे। तो बीटा बराबर क्या हो गया, लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d। यही आपका व्यंजक है। अब आ गया आपका अगला प्रश्न, अध्रुवित प्रकाश और समतल ध्रुवित प्रकाश में अंतर लिखिए। तो अध्रुवित प्रकाश में इस प्रकाश में कंपन प्रकाश संचरण के लंबवत सभी दिशाओं में होता है, जिसका चित्र यहाँ बना हुआ है। और समतल ध्रुव प्रकाश और इस प्रकाश में कंपन प्रकाश संचरण के लंबवत तल के एक निश्चित दिशा में होता है। तो ये समतल हो गया। दूसरा, अध्रुवित में इस प्रकाश को पोलराइड क्रिस्टल से गुजारने के बाद पुनः पोलराइड को प्रकाश किरणों की फलतः घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें समतल वाले में इस प्रकाश को पोलराइड से गुजारने के बाद पोलराइड को क्रमशः किरणों के फलतः घुमाया जाता है तो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इसका उदाहरण लिख लीजिए कि सूर्य का प्रकाश या मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि, इस बार जब हम अध्रुवित प्रकाश को टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर गुजारते हैं तो अध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। अब अगला प्रश्न है 6वां नंबर, पोलराइड क्या है? पोलराइड समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की सरल व सस्ती युक्ति है। यह नाइट्रोसेल्यूलोज की एक फिल्म है जिस पर आयोडोक्विनाइन सल्फेट हरफेथाइन के बहुत से छोटे छोटे क्रिस्टल को इस प्रकार से बैठा दिया जाता है कि सभी क्रिस्टलों की प्रकाश की अक्ष समांतर रहे। इस प्रकार बड़ी बड़ी चादरें तैयार कर ली जाती हैं। इन चादरों को कांच की 2 प्लेटों के बीच रख दिया जाता है। तो ये पोलराइड का चित्र है। इसका उपयोग समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए और प्रकाश को चकाचौंध से दूर करने के लिए। वैसे 2 ही उपयोग है, और उपयोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। त्रिविमीय चित्र देखने के लिए, बादलों के स्पष्ट प्रतिबिंब खींचने के लिए, रात के समय आमने सामने वाहन को सुरक्षित पार कराने के लिए, वायुयान या ट्रेन की खिड़कियों को प्रकाश में प्रवेश कराने के लिए। तो इस तरह से ये ख़त्म हो गया और हम 2 दिन बाद जो है अध्याय 9 का हम बनाएंगे।